तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोर्सेस। सो फोर्स क्या होता है? व्हाट इज अ फोर्स? व्हाट इज अ फोर्स? फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पुश और पुल। फोर्स या तो पुश कर सकता है या तो पुल कर सकता है, यही दो प्रॉपर्टी हो सकती है किसी भी फोर्स की। तो इस पुश और पुल से बहुत सारे इफेक्ट डाल सकते हैं वो बॉडी के ऊपर। बॉडी का वो डायरेक्शन बदल सकता है, बॉडी का वो एक्सेलरेशन बदल सकता है, बॉडी का वेलोसिटी बदल सकता है, बॉडी का शेप एंड साइज भी बदल सकता है। इस तरीके से बहुत सारे इफेक्ट्स वो डाल सकता है। ठीक है, एसआई यूनिट इसका न्यूटन होता है, सीजीएस यूनिट इसका डाइन होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं फोर्सेस के बारे में। ठीक है, फोर्सेस के टाइप्स की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं कुछ। फंडामेंटल फोर्सेस 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा टाइप है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा टाइप है तुम्हारा न्यूक्लियर फोर्स। और लास्ट टाइप है तुम्हारा वीक फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स वही सिंपली ग्रेविटी की तरह हो गया बेसिकली। कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, अगर दोनों एक दूसरे के सामने रखा हुआ है तो ये फोर्स जो है उन दोनों के बीच में लगता है, जिसका वैल्यू हम लोग दे सकते हैं। अगर ये m1 है, ये m2 है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो ये जो फोर्स होगा ये होगा G m1m2 बाई आर स्क्वायर। और ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा नेचर में। अट्रैक्टिव होने का मतलब ये है कि इस पे लगेगा फोर्स इधर और m2 पे लगेगा फोर्स इधर। सो अगर इस m1 को मैं मास ऑफ अर्थ बोल दूं और इस m2 को मैं एक छोटा सा बॉल बोल दूं, तो यही फोर्स हो जाएगा Gm बाई आर स्क्वायर इंटू m2। m1 की जगह पे m और m2 की जगह पे m। सो ये जो Gm बाई आर स्क्वायर है यही तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं mg। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। पूरा मैकेनिक्स में हम लोग ग्रेविटी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट लेके चलते हैं। जब तुम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ते हो तब ये जी जो है वेरी करता है हाइट के हिसाब से भी और डेप्थ के हिसाब से भी। वो हम उसी चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से वेरिएशन है। लेकिन जब तक ग्रेविटेशन हम लोग नहीं पढ़ लेते तब तक जी की वैल्यू हम लोग कांस्टेंट लेके ही चलेंगे। इसकी वैल्यू या तो 9.8 होगी या तो 10 होगी, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसी को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा नंबर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो चार्ज की वजह से एग्जिस्ट करता है। सो चार्ज के बारे में जो तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैट से पढ़ना स्टार्ट करते हो वही चार्ज के बारे में है ये। तो सबसे बेसिक फोर्स जो इसमें लगता है वो है कूलम फोर्स। कूलम फोर्स इलेक्ट्रोस्टैट्स का आगे आएगा, वो उधर ही डिस्कस करेंगे हम लोग। दूसरा है कांटेक्ट फोर्स। इसी का एक टाइप हम बोल सकते हैं कि कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स तब लगता है जब दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे फ्रिक्शन हो गया, नॉर्मल हो गया। ये हो गया तुम्हारा कांटेक्ट फोर्स। इसके अंदर हम लोग इसको भी जोड़ सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स को भी जोड़ सकते हैं। स्प्रिंग फोर्स और टेंशन, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक टाइप का कांटेक्ट फोर्स ही है। जहां पे कांटेक्ट हो रहा है तभी ये फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और तीसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसके अंदर नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर ये कूलम फोर्स भी आ जाएगा। कूलम फोर्स भी मिलेगा तुमको नॉन कांटेक्ट के अंदर। और दूसरा आएगा इसमें मैग्नेटिक फोर्स। ये पूरा पार्ट आएगा 12th के अंदर। जो चीजें अपने को पढ़नी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज में, वो है ये वाला फोर्सेज, फ्रिक्शन, नॉर्मल, स्प्रिंग एंड टेंशन। तो फ्रिक्शन का हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन चैप्टर में। नॉर्मल, स्प्रिंग फोर्स और टेंशन ये हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सो सबसे पहले नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स दो कांटेक्ट के फोर्सेस, मतलब दो बेसिकली जब बॉडी जो है कांटेक्ट में आता है
तो उसके जो कॉमन एरिया है, उस कॉमन एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है। जैसे अगर दिखाने के लिए बोला जाए कि जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, तो इन दोनों का जो कांटेक्ट हो रहा है इस सरफेस पे हो रहा है, तो इस सरफेस की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ये फोर्स लगना स्टार्ट होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। दूसरा है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स लगता है जब स्प्रिंग में या तो एक्सटेंशन आता है या तो कंप्रेशन आता है। उसमें जो स्प्रिंग फोर्स होता है हमेशा उस एक्सटेंशन या कंप्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर तुम एक्सटेंशन करोगे x या कंप्रेशन करोगे x, तो वो स्प्रिंग फोर्स हमेशा x के प्रोपोर्शनल होगा, और उस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो एक कांस्टेंट यहां पे लाना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है, फोर्स हमेशा kx के बराबर होता है। डायरेक्शन की अगर हम इसमें बात करें तो अगर मान लो स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो रहा है तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा पीछे के डायरेक्शन में लगेगा, और अगर मान लो स्प्रिंग में कंप्रेशन हो रहा है तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा आगे की तरफ लगेगा। सो दोनों केस में ये देख सकते हो कि स्प्रिंग फोर्स हमेशा नेचुरल लेंथ की तरफ लगता है। जिधर नेचुरल लेंथ होगा बॉडी का या स्प्रिंग का, उधर के डायरेक्शन में ही ये फोर्स लगेगा। स्प्रिंग जल्दी से जल्दी नेचुरल लेंथ की तरफ आना चाहता है, जैसे ही वो आएगा उसका अपना प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो ये तुम्हारा दूसरा फोर्स स्प्रिंग फोर्स। तीसरा और लास्ट फोर्स है जो कि है टेंशन। सो टेंशन जो है वो लगता है तुम्हारे स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग बोलो या फिर रोप बोलो, रोप टाइप की चीजों में। तो जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है, इसके नीचे एक ब्लॉक को मैंने ऐसे लटका दिया, ये ब्लॉक जो है इस धागे को ऐसे नीचे खींच रहा होगा, तो धागे को जब ये नीचे खींच रहा होगा तो इसका जो इंटरनल पार्ट है, धागा का अंदर का पार्ट, वो नीचे खींचेगा नहीं, वो अपने आप को ऊपर खींचना स्टार्ट करेगा। मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट धागे के ऊपर जब खिंचावट लाता है, जब उसको खींचता है, तो ये टेंशन फोर्स अपीयर होता है। और इस टेंशन फोर्स का काम यही होता है कि वो जो खिंचावट आ रहा है उस खिंचावट से वो बच सके। तो उस प्रोसेस में ये फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशन फोर्स। सो इसमें यही चीज ध्यान रखनी है कि जब तक धागा को खींचोगे नहीं तब तक फोर्स आएगा नहीं। यहां पे टेंशन फोर्स कभी भी प्रेस करने से नहीं मिलेगा तुम्हें, हमेशा खींचने से मिलेगा। प्रेस करोगे तो स्लैक हो जाएगा वो। स्लैकिंग कंडीशन में कभी भी टेंशन तुमको देखने को नहीं मिलेगी। सो ये तीन टाइप के फोर्सेज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज के अंदर। उसके अलावा बाकी जो दो फोर्सेज है, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स, ये तुम लोग पढ़ते हो क्वांटम फिजिक्स में, तो वो भी बात की चीजें हैं। सो इस चैप्टर में बस 4 फोर्सेज हैं जो तुमको ध्यान में रखना है। एक तो है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा नॉर्मल फोर्स, तीसरा स्प्रिंग फोर्स, और चौथा है टेंशन फोर्स। और अगला चैप्टर में एक फोर्स और जुड़ेगा जो कि है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब इन फोर्सेस का एक हम लोग रेंज के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका रेंज जो है कहां तक का है। रेंज का मतलब होता है कितने डिस्टेंस तक ये फोर्स लग सकता है। तो रेंज की हम बात करें तो सबसे ज्यादा रेंज जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स का, लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ फोर्स में वो आता है सबसे पहले। दूसरे नंबर पे जो रेंज है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, तीसरे नंबर पे न्यूक्लियर फोर्स का, और लास्ट नंबर पे वीक फोर्स का। सो ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर न्यूक्लियर फोर्स, और लास्ट में वीक फोर्स। और अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा होता है न्यूक्लियर फोर्स, फिर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर होता है वीक फोर्स, और लास्ट में होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर एंड न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स का रेंज बहुत ही छोटा सा होता है। सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं फोर्सेस के बारे में। इन फोर्सेस का अगर हम क्लासिकल फिजिक्स में अगर स्कोप की बात करते हैं हम, तो ये सारे फोर्सेज हम तब कंसिडर करते हैं जब कोई भी बॉडी का रेडियस 10⁻⁻6 मीटर से ज्यादा होता है। 10⁻⁻6 मीटर से अगर वो कम हुआ रेडियस तो वो फिर क्वांटम के अंदर आता है। क्वांटम के अंदर भी ये फोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं लेकिन कुछ अलग टाइप से एग्जिस्ट करते हैं, उसकी डिटेलिंग जो है क्लासिकल की तरह नहीं होती।
क्लासिकल जैसे क्वांटम में बहुत सारी चीजें और भी जुड़ जाती है, जैसे हीजनबर्ग प्रिंसिपल हो गया, फिर उसके बाद जो ये है तुम्हारा डी ब्रॉगी वेवलेंथ वगैरह हो गया, या फिर ये एटॉमिक फिजिक्स के जो दूसरे तुमने पढ़े होंगे, स्पिन मोमेंट, ये मोमेंट, वो सब सारी चीजें मतलब जुड़ जाती है इसमें। तो वो बिल्कुल अलग एस्पेक्ट से फिर वर्क करता है, वो डायरेक्ट एस्पेक्ट से वर्क नहीं करता। सो यहाँ पे और अगले चैप्टर में, मतलब 12th वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी पार्ट में तुम्हारा ये क्लासिकल स्कोप में ही चलने वाला है पूरा, ठीक है। क्वांटम स्कोप में अभी ये बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। सो अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि है लॉज ऑफ मोशन। तो ये सबको पता ही है कि न्यूटन ने दिया था तीनों लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। सो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और वो ये एक्सप्लेन करता है कि कोई भी बॉडी जो है अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है, उसको डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। यह है पहला लॉ। और इनर्शिया के 3 केसेस यहां से निकाले जा सकते हैं। यह है तुम्हारा लॉ ऑफ इनर्शिया। इस इनर्शिया के 3 केसेस निकाले जा सकते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल, जैसे बहुत सारे, जैसे पेड़ में अगर बहुत सारे फल लगे हुए हैं, पेड़ को जाकर मूव कर दो तो फल जो है नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। पेड़ को जब मूव करते हो तो पेड़ तो मूव कर जाता है, लेकिन उसके जो फल हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं, तो इनर्शिया के चक्कर में फिर वो टूट के नीचे गिर जाते हैं। या फिर दूसरा बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, एक ग्लास में ऊपर एक कार्ड रखो और कार्ड के ऊपर एक सिक्का रखो, और कार्ड को तेजी से खींचो, तो कार्ड को अगर तुम तेजी से खींचोगे तो सिक्का जो है सीधे ग्लास के अंदर चला जाएगा, धीरे धीरे खींचोगे तो सिक्का जो है कार्ड के साथ ही स्लिप करेगा। तो ये वाला जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल भी तुम्हारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है तुम्हारा बस वाला एग्जांपल। अगर तुम बस में बैठे हुए हो और बस अचानक से चल पड़े तो तुमको एक झटका फील होता है पीछे की तरफ, ठीक है, ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है। बस जैसे अचानक से जब चल पड़ा तो तुम्हारा बॉडी जो रेस्ट पे था वो तो रेस्ट पे ही रहना चाहा, इस वजह से उसको पीछे की तरफ झटका फील हुआ आगे मूवमेंट होने की वजह से। वैसे ही अगर मान लो बस जो है चलते चलते अगर रुक जाए तब अपने को झटका फील होता है आगे की तरफ, क्योंकि वहां पे फिर से यही हो रहा है कि बस जब ब्रेक लगा बस में तो बस तो रुक गया, लेकिन तुम्हारा बॉडी इनर्शिया की वजह से रुक नहीं पाया और आगे की तरफ फॉल कर गया। सो ये एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ मोशन का। और लास्ट जो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल है जब बस टर्न के ऊपर घूमता है। जब कोई भी बस जो है सर्कुलर टर्न पे घूमता है तो जो पैसेंजर अंदर बैठा हुआ है उसको बाहर की तरफ झटका लगता है, सर्कल के अपोजिट साइड में। तो वहां पे भी सेम यही चीज हो रहा है, बस जब घूम रहा है तो वो तो घूम गया, लेकिन तुम्हारा बॉडी इनर्शिया की वजह से अभी भी टेंजेंशियल जाना चाह रहा है, उस टेंजेंशियल जाने के चक्कर में तुमको झटका लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इन सभी के। ये तुम्हारा फर्स्ट लॉ। दूसरा लॉ जो है सेकेंड लॉ। सो ये क्या एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है कि किसी भी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स उसके मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज के बराबर है। एफ नेट इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, और डीपी बाई डी टी से ही हम लोग निकालते हैं एम इंटू डीवी बाई डी टी, ये होता है एम इंटू ए के बराबर। जब सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे तो इसका एक और फॉर्म देखने को मिलेगा तुम्हें, वो होगा तुम्हारा डीएम बाई डी टी इंटू वी, जो कि होगा म्यू इंटू वी, जो तुमने पढ़ा होगा वेरिएबल मास सिस्टम में। तो किसी भी बॉडी पे जो फोर्स है वो वेलोसिटी के चेंज से भी आ सकता है और मास के चेंज से भी आ सकता है। मास के चेंज से जैसे रॉकेट का प्रॉब्लम हो गया, रॉकेट में गैस निकलता रहता है और वो तेजी से आगे बढ़ते रहता है, तो वो वाला जो एग्जांपल है वो तुम्हारा ये वाला एग्जांपल है। और ये वाला जो एग्जांपल है ये नॉर्मल, किसी भी बॉडी पे तुम फोर्स लगाओगे तो उसकी वेलोसिटी बदलेगी, वेलोसिटी बदलने से
तुमको ये फोर्स देखने को मिलेगा बेसिकली। तो ये है तुम्हारा सेकेंड लॉ। अगर इसमें हम थोड़ा ग्राफ के बारे में बात कर लें तो dt को इधर ले आओ, एफ नेट dt इज इक्वल टू dp है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स वर्सेस टाइम का अगर एरिया हम निकाले तो चेंज इन मोमेंटम देगा। एफ dt का इंटीग्रेशन मींस फोर्स वर्सेस टाइम का एरिया इज इक्वल टू dp, मतलब चेंज इन मोमेंटम। और दूसरा ग्राफ ये देखा जा सकता है कि अगर मैं मोमेंटम वर्सेस टाइम का कर्व प्लॉट करूं तो जो उसका स्लोप होगा, स्लोप या डिफरेंशिएशन होगा, वो तुमको फोर्स देगा। तो ये दोनों चीजें यहां से देखी जा सकती है, ठीक है। सो ये है तुम्हारा सेकेंड लॉ। सेंटर ऑफ मास में तुम एक और चीज पढ़ते हो इसके बारे में, ये जो तुम्हारा dp है यही है तुम्हारा इंपल्स। सो एफ dt या फिर dp, इसको हम इंपल्स भी बोलते हैं। फोर्स ड्यू टू इंपल्स ड्यू टू द फोर्स, चेंज इन मोमेंटम बोलो या फिर एफ dt बोलो, ठीक है। सो ये दूसरा लॉ है। लास्ट लॉ, थर्ड लॉ। सो थर्ड लॉ ये एक्सप्लेन करता है एक्शन और रिएक्शन पेयर्स के बारे में। किसी भी बॉडी पे अगर कोई भी फोर्स लग रहा है, एक्शन फोर्स, तो वो बॉडी सामने वाले पे एक और फोर्स लगाएगा जो कि होगा रिएक्शन फोर्स। हर एक फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होता है यूनिवर्सली। कोई भी फोर्स सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में। अगर सारे फोर्सेस को अगर एक साथ क्लब किया जाए तो नेट फोर्स जीरो आएगा, नेट फोर्स कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। हर फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स है। तो मान लो यहाँ पे ये दो बॉडीज हैं, ये बॉडी इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है F1, तो ये बॉडी इधर की तरफ फोर्स इस पे लगाएगा F1। एक्शन रिएक्शन, ये तुम्हारा तीसरा लॉ है। इसमें एक खास बात ये भी है कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं कभी एक बॉडी पे नहीं लग सकता। एक्शन और रिएक्शन हमेशा अलग अलग बॉडी पे लगता है, वो कभी भी एक बॉडी पे नहीं लग सकता। और दूसरा चीज कि ये दोनों फोर्सेस हमेशा एक ही टाइम पे लगेगा, इंस्टेंटेनियस होता है ये ऐसा नहीं होगा कि सबसे पहले ये फोर्स लगा देगा, उसके कुछ मिनट के बाद फिर ये फोर्स लगाएगा। हमेशा इंस्टेंटेनियस होगा, जैसे ही फोर्स लगा वैसे ही ये वाला भी लगेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है इसमें। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट, सबसे पहला पॉइंट ये बताया मैंने। दूसरा पॉइंट ये बताया एक्शन एंड रिएक्शन exist on different bodies और लास्ट पॉइंट exist at the same time। ठीक है। सो ये तीनों लॉज हैं इसके ऊपर, ये न्यूटन के तीन लॉज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सो अगला जो टॉपिक है इसमें वो है रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम के ऊपर बात करते हैं। लास्ट चैप्टर जब हमने रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ा था तो कुछ इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था हमने कि मोशन और रेस्ट जो है वो एब्सोल्यूट चीज नहीं होता है, वो हमेशा रिलेटिव चीज होता है। तो वो जो रिलेटिव एंटिटी है वो सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस फ्रेम की वजह से ही है। रेफरेंस फ्रेम उस फ्रेम को बोलते हैं जहां पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ रहता है। ऑब्जर्वर हमेशा रेफरेंस फ्रेम के अंदर ही रहता है। तो इस फ्रेम को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी है इनर्शियल फ्रेम और दूसरा जो कैटेगरी है वो है नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में वेलोसिटी या तो जीरो होगा या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन जो होगा यहां पे जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा तुम्हें। मतलब इनर्शियल फ्रेम आर दोज फ्रेम्स जहां पे एक्सेलरेशन जीरो के बराबर होता है, दैट्स वाई या तो वेलोसिटी जीरो होगा या तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा उस फ्रेम का। और नॉन इनर्शियल फ्रेम के केस में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, वो नॉन जीरो होता है। इसी नॉन इनर्शियल फ्रेम की वजह से हम लोग स्यूडो फोर्स की बात करते हैं, जो कि हम लोग आगे भी बात करेंगे थोड़ी देर में। ये इस फ्रेम की वजह से आता है। ठीक है। तो जब तक तुम्हें क्वेश्चन में नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में नहीं बताया जाए, बाय डिफॉल्ट तुम ये लेके चलोगे कि सब कुछ इनर्शियल फ्रेम में है।
ठीक है, और सबसे बड़ा इनर्शियल फ्रेम इस अर्थ के ऊपर कोई है तो वो अर्थ खुद ही है। अर्थ ही सबसे बड़ा इनर्शियल फ्रेम है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो अर्थ ही है। लेकिन जैसा तुम्हें पता है कि अर्थ रोटेट भी करता है, अर्थ का रोटेशन भी होता है, ओमेगा भी आता है। अगर उस ओमेगा को कंसिडर किया जाएगा तो फिर वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा। तो हमेशा ये क्वेश्चन में पता रहना चाहिए कि क्या चीजें दी हुई है और क्या चीजें नहीं दी हुई है, उसके रिस्पेक्ट में ये सारे फ्रेम्स हमें बताया जा सकता है। ठीक है, सो अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि है इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कोई भी बॉडी को हम इक्विलिब्रियम पे तब बोलते हैं जब उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 के बराबर होता है। नेट फोर्स 0 के बराबर होने का मतलब यह है कि x के सारे फोर्सेस का सम 0 के बराबर है, y के सारे फोर्सेस का सम 0 के बराबर है, या फिर समेशन ऑफ fz ये 0 के बराबर है। इसके अलावा कुछ डायरेक्शंस और ले सकते हो तुम, जैसे मान लो समेशन ऑफ फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसको भी तुम 0 के बराबर बोल सकते हो, या फिर समेशन ऑफ फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, इसको भी तुम 0 के बराबर बोल सकते हो। तो ये जो टॉपिक है प्योरली कंपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड है। कंपोनेंट या तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में देखो सबका सम 0 के बराबर होना चाहिए, या फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में देखो उनमें लगने वाला पूरा सम 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन। ठीक है, अगला नंबर वेइंग मशीन और स्प्रिंग बैलेंस का। तो सबसे पहले वेइंग मशीन की बात करते हैं। ऐसा कुछ वेइंग मशीन देखने को मिलता है, और मान लो कोई ऑब्जेक्ट या कोई आदमी जो है इसके ऊपर खड़ा है। ठीक है, तो वेइंग मशीन एक ऐसा इक्विपमेंट है जो इस पे लगने वाले नॉर्मल को मेजर करता है। ठीक है, ये जो भी रीडिंग यहां पे दिखाएगा वो हमेशा नॉर्मल की रीडिंग दिखाएगा, वो फोर्स की रीडिंग नहीं दिखाता है। नॉर्मल जो भी आएगा वही नॉर्मल की रीडिंग यहां पे शो होगा। इट शोज द रीडिंग ऑफ नॉर्मल। वो सारे फोर्सेस की रीडिंग नहीं शो करता, वो mg की रीडिंग शो नहीं करता, या फलाना फलाना जो भी फोर्स है उन सब की रीडिंग शो नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल की रीडिंग शो करता है। और दूसरा स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस जो है कुछ इस तरीके से तुमको दिखेगा। एक तरफ हुक होगा, एक तरफ ये टांगने वाला होगा, और बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है, इसमें भी कुछ रीडिंग्स लगे हुए हैं। इस टाइप से स्प्रिंग बैलेंस होगा, दिखेगा तुम्हें। तो स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग तब देखने को मिलेगी तुम्हें जब इसके हुक के ऊपर फोर्स लगेगा। हुक पे जो भी फोर्स आएगा वही फोर्स की रीडिंग ये देगा तुम्हें। सो इट गिव्स द रीडिंग ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन हुक। इस साइड पे अगर तुम फोर्स लगा रहे हो तो कितना भी फोर्स लगा लो इसमें कोई रीडिंग नहीं आने वाला। इधर की तरफ तुम फोर्स लगा लो या कुछ भी कर लो, कोई भी रीडिंग नहीं आने वाला। रीडिंग तभी मिलेगा तुम्हें जब इधर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये है स्प्रिंग बैलेंस और वेट बैलेंस के बारे में। ठीक है, इसको भी क्वेश्चन में भी लगाएंगे, लगा के देखेंगे इसकी रीडिंग। ठीक है, सो अगला पॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग व्हेन कट। सबसे पहले स्ट्रिंग की बात करते हैं। मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है और एक यहाँ पे स्ट्रिंग से इसको ऐसे टांग रखा है। अगर मैं इस स्ट्रिंग को कट कर दूं, इस तरीके से कट कर दूं, तो जैसे ही कट करूंगा वैसे ही स्लैक हो जाएगा। स्लैक हो जाएगा, टेंशन इसमें 0 हो जाएगा। इमीडिएटली इसमें टेंशन 0 हो जाएगा व्हेन कट। लेकिन अगर हम स्प्रिंग की बात करें, और स्प्रिंग में मान लो मैं इसको कट कर रहा हूं यहां से, तो जैसे इसको मैं कट करूंगा उसके इमीडिएटली बाद इसमें स्प्रिंग फोर्स 0 नहीं होता।
स्प्रिंग फोर्स जीरो होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस वजह से अगर मैं इसको कट करूंगा तो इसमें स्प्रिंग फोर्स ये अभी भी नॉन जीरो के बराबर ही होगा कट होने के बाद। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि इसमें जो एक्सटेंशन आया हुआ है या कंप्रेशन जो भी आया हुआ है, उस एक्सटेंशन और कंप्रेशन को बदलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। इस वजह से इस टाइप के सवाल जब भी तुमसे पूछे जाएंगे वहां पे यही एज्यूम करना है कि स्प्रिंग फोर्स नहीं बदलेगा, वो ऐसा का वैसा ही रहेगा। स्ट्रिंग फोर्स वो बदल जाएगा, वो इमीडिएटली जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं स्प्रिंग को नीचे से काट दूं तो स्ट्रिंग की तरह ही हो गया, काम खत्म हो गया, ये ब्लॉक फ्री हो गया फिर से। तो नीचे से काटूंगा तब जीरो हो जाएगा, लेकिन ऊपर से काटूंगा तो नहीं जीरो होगा, कुछ ना कुछ रहेगा उसमें। ठीक है, ठीक है। सो इस पे आते हैं कंस्ट्रेंट मोशन पे। तो कंस्ट्रेंट मोशन सबसे पहले होता क्या है, व्हाट इज कंस्ट्रेंट मोशन? कंस्ट्रेंट मोशन उन सभी मोशंस को बोला जाता है जो बाउंडेड होता है किसी न किसी वजह से। बाउंडेड का मतलब कुछ बाउंडेशन है, फ्री नहीं है वो। किसी भी मोशन पे अगर किसी टाइप की कुछ लिमिटेशंस है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, उन्हीं मोशंस को हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। तो क्या तुम कोई मुझको ऐसा एग्जांपल बता सकते हो किसी मोशन का जो फ्री हो, फ्री मोशन? कोई भी ऐसा जगह है या ऐसा कोई मोशन है जहां पे तुम्हें फ्री मोशन मिले तुम्हें देखने को? स्पेस में मतलब अर्थ के ऊपर? अर्थ के ऊपर भी कंप्लीट स्पेस तो नहीं है। स्पेस मतलब जहां पे फोर्स जीरो के बराबर है। स्पेस में क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे फोर्स जीरो के बराबर है? वहां पे भी कुछ ना कुछ फोर्स है। तो देखा जाए तो कोई भी मोशन जो है वो फ्री मोशन नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी मोशन फ्री नहीं है, किसी न किसी टाइप से कंस्ट्रेंट है उसमें। जैसे हम लोग कंस्ट्रेंट है ग्रेविटी की वजह से, कितना भी तेज उछलना चाहो नीचे ही गिर जाओगे, कितना भी तेज भागना चाहो घूम के वहीं आ जाओगे। अगर एक पॉइंट से घूमना स्टार्ट हो गए तो कितना भी तेज भागो घूम करके वापस इसी पॉइंट पे पहुंच जाओगे। तो कंस्ट्रेंट हो तुम, इससे छूट नहीं सकते कभी भी। वैसे ही अगर तुम स्पेस में भी चले जाओ, अर्थ का ग्रेविटी से तुम स्किप करोगे तो किसी और का ग्रेविटी तुम्हें पकड़ लेगा, किसी और के ग्रेविटी से छूटोगे तो कोई और का ग्रेविटी में चले जाओगे। सन का ग्रेविटी हो गया, सैटर्न का ग्रेविटी हो गया, प्लूटो नहीं, प्लूटो तो बहुत अलग हो गया। मतलब उस टाइप के जितने भी बड़े प्लैनेट्स है किसी न किसी ग्रेविटी का हिस्सा तुम बन जाओगे। सो अल्टीमेटली तुम फ्री नहीं हो किसी भी वे में। सारे टाइप के मोशंस इस वजह से फ्री नहीं है, वो कंस्ट्रेंड है। ठीक है, तो इसी कंस्ट्रेंट मोशन के दो टाइप्स होते हैं जो हम लोग यहां पे पढ़ते हैं, जो कि है सबसे पहला टाइप जो है वो है स्ट्रिंग कांस्टेंट, और दूसरा टाइप जो है वो है वेज कांस्टेंट। तो कोई भी मोशन जो स्ट्रिंग की वजह से बाउंडेड है, स्ट्रिंग की वजह से लिमिटेशन आ रहा है उस पर, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। और कोई भी मोशन जो वेज की वजह से है, वेज मतलब ब्लॉक्स, बड़े ब्लॉक्स, वेज उन्हीं को बोलते हैं जो ब्लॉक्स होता है या फिर बहुत बड़ा ब्लॉक होता है। तो वेज की वजह से या फिर ब्लॉक्स की वजह से अगर कोई मोशन में कंस्ट्रेंट आ रहा है तो उस मोशन को हम लोग बोलते हैं वेज कांस्टेंट मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात करते हैं। सो स्ट्रिंग कांस्टेंट को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, दो तीन मेथड्स हैं इनफैक्ट, लेकिन यहां पे हम लोग सिर्फ एक ही मेथड को डिस्कस करेंगे जो तुमने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा होगा। वर्क एनर्जी पावर में तुमने ये पढ़ा होगा कि किसी भी सिस्टम पे अगर मैं समेशन ऑफ ये करूं, समेशन ऑफ वर्क ऑफ टेंशन, किसी भी सिस्टम पे अगर सारे टेंशन का वर्क को जोड़ा जाए तो वो टेंशन का जो वर्क होगा वो जीरो के बराबर होगा। जैसे मान लो बॉडी पे सिस्टम में 5 बॉडीज हैं, पांचों बॉडी पे अलग अलग टाइप का टेंशन कुछ लग रहा है, किसी पे टी लग रहा है, किसी पे 2T लग रहा है, किसी पे T/2 लग रहा है, ऐसे करके सब पे अलग अलग टेंशन है। तो उस पे लगने वाला वर्क डन
उस टेंशन की वजह से लगने वाला जो वर्क डन है उन पांचों बॉडी का अगर जोड़ोगे तो वो 0 के बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम स्ट्रिंग कांस्टेंट को सॉल्व कर सकते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट का रिलेशन निकाला जा सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे मेथड है लेकिन उन मेथड पे जाने की जरूरत नहीं है, ये वाला मेथड सबसे आसान मेथड है, इसी को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज बस ध्यान रहे कि जब भी वर्क डन निकालोगे उस वर्क डन में देख लेना कि वो वर्क पॉजिटिव है या निगेटिव है, बस इस बात का ध्यान रखना। फोर्स किधर है, डिस्प्लेसमेंट किधर है, ये चीजें अगर ध्यान रहेंगी तो वर्क डन निकल जाएगा आराम से। दूसरा है वेज कांस्टेंट। अब वेज कांस्टेंट का रिलेशन जब निकालना स्टार्ट करोगे या फिर जब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो यहां पे बस एक ही चीज ध्यान रखना है तुम्हें कि दो सरफेस जब कांटेक्ट में है तो वो कांटेक्ट टाइम के साथ छूटना नहीं चाहिए या टाइम के साथ वो कांटेक्ट जो है खत्म नहीं होना चाहिए। एक बार जो कांटेक्ट दिख रहा है तुम्हें क्वेश्चन में दिख गया है कि ये कांटेक्ट है, वो कांटेक्ट कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। तो दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट कब खत्म नहीं होगा, दो सरफेस के बीच में कब कांटेक्ट खत्म नहीं होगा, जैसे मान लो एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, इन दोनों के बीच में यहां पे कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट कब खत्म नहीं होगा, ये कांटेक्ट तब खत्म नहीं होगा जब इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन ये दो एक्सेलरेशन से एक मैंने ड्रॉ किया है, तो अगर इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन अगर आगे पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं है, कांटेक्ट अभी लूज नहीं होगा। तो एक डायरेक्शन तो ये वाला हो गया और दूसरा डायरेक्शन जो है वो है इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब सॉरी ये जो कांटेक्ट सरफेस है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर इसका एक्सेलरेशन ए है तो इसका भी एक्सेलरेशन ए होना चाहिए। फिर से बता रहा हूं मैं, वेज कांस्टेंट में जब भी कांटेक्ट आएगा तो हम कब इंश्योर करेंगे कि उन दोनों का कांटेक्ट जो है नहीं छूट रहा है, वो तब इंश्योर होगा जब जो कांटेक्ट कॉमन कांटेक्ट है उसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है या फिर नॉर्मल का जो डायरेक्शन है उस नॉर्मल के डायरेक्शन में दोनों का एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बराबर हो। जब नॉर्मल के डायरेक्शन में वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन बराबर होगा तभी कांटेक्ट लूज नहीं होगा। और अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहा है, आगे पीछे हो रहा है एक्सेलरेशन या वैल्यू सेम नहीं है तो इससे फर्क नहीं पड़ता, अभी कांटेक्ट लूज नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो ये पेपर तुम लोग देख रहे हो, ये पेपर देख रहे हो और ये एक बॉडी है, तो अगर इस बॉडी पे मैं ऊपर नीचे इसको करूं तो कुछ फर्क पड़ रहा है कांटेक्ट में, कांटेक्ट तो अभी भी है, तो A1 और A2 रहे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं इस बॉडी को इधर करूं और इस वाले को उसके साथ ना ले जाऊं, देखो कांटेक्ट लूज हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको आगे ले जाऊं और साथ ही साथ इसको भी आगे ले जाऊं, देखो क्या कांटेक्ट लूज हो रहा है, अब कांटेक्ट लूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो भी कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होना चाहिए, दोनों की वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, दोनों की डिस्प्लेसमेंट बराबर होनी चाहिए, और जो दूसरा वाला डायरेक्शन है उससे फर्क नहीं पड़ता, उसमें अलग अलग वो हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करोगे तो वेज कांस्टेंट के सारे पार्ट जो है या सारे रिलेशन तुम यहाँ पे निकाल पाओगे आसानी से। सो ये दो कंस्ट्रेंट मोशंस है, स्ट्रिंग और वेज कंस्ट्रेंट। सो लास्ट टॉपिक है इसका जो कि है स्यूडो फोर्स। सो जैसा अभी भी बताया था मैंने, स्यूडो फोर्स तब लगता है जब कोई ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर बैठा हुआ होता है। सो अगर मान लो यहां पे एक फ्रेम है जहां पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और ये एक्सेलरेशन ए से जा रहा है और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है, इसका मास है m। तो जब ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करता है तो इसके रिस्पेक्ट में एक फोर्स लगता है इस पे अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो फोर्स। इस स्यूडो फोर्स की वैल्यू होती है m इंटू ए के बराबर। m है वो वैल्यू, m इसकी वैल्यू है जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और एक्सेलरेशन a उसकी है जो ऑब्जर्वर की है। सो m इंटू ए से तुम्हारा स्यूडो फोर्स की वैल्यू तुमको मिलेगी।
अब सवाल यहां पे ये आता है कि ये स्यूडो फोर्स आखिर लगता क्यों है। अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर बैठे हुए हैं या ऑब्जर्वर को बैठाए हुए हैं तो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आखिर ये फोर्स आता क्यों है। इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, इसको थोड़ी देर के लिए हटाते हैं। इस फ्रेम को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको हटा दो। ये ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और मान लो कोई ऑब्जर्वर जो है यहां पे देख रहा है इसको। इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक कैसा दिखेगा, स्टेशनरी दिखेगा, इसके सामने कोई मूवमेंट नहीं है। स्टेशनरी दिखेगा मतलब नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो, कोई मूवमेंट नहीं है। अब जब ये ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो क्या दिखेगा, मोशन में, और वो पीछे जा रहा है, रिलेटिव मोशन दिखेगा, उसको पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है मतलब इस पर फोर्स लगेगा। इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कोई फोर्स नहीं है, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में फोर्स है, तो ये नया फोर्स कहां से आया, ये नया फोर्स कहां से आया। कोई भी फोर्स किसी भी फ्रेम से नहीं पैदा किया जा सकता। फ्रेम फोर्स जो है, जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस की हमने बात करी है, वो सारे फोर्सेस फ्रेम इंडिपेंडेंट होते हैं। इस फ्रेम में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो दुनिया का हर एक फ्रेम में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इस फ्रेम में अगर नॉर्मल फोर्स लग रहा है तो दुनिया के हर एक फ्रेम में नॉर्मल फोर्स लगेगा। ये सारे होते हैं रियल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस किसी भी फ्रेम में नहीं बदला जा सकता क्योंकि वो सारे के सारे रियल होते हैं। तो जब इसके रिस्पेक्ट में कोई भी फोर्स नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में फोर्स आ रहा है, तो फिर ये नया फोर्स कहां से आ रहा है, फंडामेंटल तो हो नहीं सकता फिर वो। इस कॉन्ट्रेडिक्शन को सॉल्व करने के लिए इस फोर्स को हम लोग लेके आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो फोर्स, नकली फोर्स। ये एक फेक फोर्स है जो कि पीछे के डायरेक्शन में लगता है और जिसकी वैल्यू m इंटू ए के बराबर होती है। सो अल्टीमेटली इस रिडल को या फिर इस कॉन्ट्राडिक्शन को हटाने के लिए स्यूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो ये तुम्हारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इस तरीके से फोर्स लगता है, इसकी वैल्यू होती है। यही नॉन इनर्शियल फ्रेम अगर सर्कुलर मोशन में हो, अगर सर्कुलर मोशन में अगर यही फ्रेम को हम लोग रखें तो वहां पे जो फोर्स निकल के आता है वो स्यूडो फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो स्यूडो फोर्स इन सर्कुलर मोशन, इसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मान लो यहां पे एक सर्कुलर मोशन हो रहा है और एक ऑब्जर्वर तुमने यहां पे सेंटर पे बैठा रखा है, ये भी ओमेगा से घूम रहा है। जैसे जैसे ये बॉडी घूम रहा है वैसे वैसे ऑब्जर्वर भी घूम रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में एक स्यूडो फोर्स आएगा जो कि सेंट्रीपिटल के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इसकी वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, सेंट्रीपिटल के मैग्नीट्यूड के बराबर और अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है। सो ये तुम्हारा न्यूटन लॉज और ये उसके थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं। तो क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी, एक बार छोटा सा जल्दी से इसको सम अप करते हैं। सबसे पहले फोर्स के बारे में बताया मैंने, क्लासिकल फिजिक्स में क्या हो रहा है वो मैंने थोड़ा बहुत बताया इसके बारे में। दूसरा मैंने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बताया, तीनों लॉज के बारे में। उसके बाद मैंने स्प्रिंग और स्ट्रिंग के बारे में बताया, वेइंग मशीन और स्प्रिंग बैलेंस के बारे में बताया। ये सब कुछ बेसिक चीजें थी जो हमने डिस्कस किया। इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया हमने। और इक्विलिब्रियम के बाद नंबर आता है कंस्ट्रेंट मोशन का। कंस्ट्रेंट मोशन में दो टाइप के कंस्ट्रेंट देखे हमने, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और वेज कंस्ट्रेंट। और लास्ट में स्यूडो फोर्स के बारे में। इनमें से कहीं पे भी कुछ डाउट है तो बताओ और पूछ लो मुझसे। हाँ, तो वेलोसिटी अगर दोगे तो फोर्स नहीं आएगा, फोर्स नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उसकी जो वैल्यूज है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज है, वो बदल जाएंगी। तो फ्रेम अलग अलग डिपेंड करेगा ना, फिर किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में तुम देख रहे हो। जैसे मान लो ब्लॉक जो है रेस्ट पे है, एक ऑब्जर्वर सामने से उसको देख रहा है तो वो भी अभी रेस्ट पे है, लेकिन जो दूसरा ऑब्जर्वर है वो तुम बोल रहे हो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चला दिया, तो उसके लिए फिर वो लगेगा ना कि वो डिस्प्लेस हो रहा है। वो नहीं किया जा सकता।
एक इनर्शियल फ्रेम जो जीरो वेलोसिटी से चल रहा है और एक इनर्शियल फ्रेम जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, वो दोनों कभी इंटर कन्वर्टेबल नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों के डायनेमिक्स अलग अलग है। एक का डायनेमिक रेस्ट पे है और एक का डायनेमिक यूनिफॉर्म मोशन का है। तो यूनिफॉर्म मोशन की वजह से क्या होगा कि इस बॉडी पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स बस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मोशन तो दिखेगा ही तुम्हें, ऐसा लगेगा कि बॉडी जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। सो इस वजह से वो मतलब इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, अलग अलग ही है। ठीक है, लेकिन फोर्स के रिस्पेक्ट में जब कुछ भी नया नहीं आ रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि इस पे मतलब इसका जो मोशन है वो बहुत ज्यादा मतलब एक्सेलरेटेड नहीं हुआ है, नॉर्मल जैसे यूनिफॉर्म मोशन होता है वैसा ही हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये चीजें कंक्लूड कर सकते हो बस। हाँ, इसके अलावा और कोई डाउट है? डाउट नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्टार्ट करते हैं फिर। जो भी मैंने बताया है इस चीज को लगाओ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करो, इसमें सीट बांट दो इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सॉल्व करो। अच्छा, इसमें एक चीज और बताना भूल गया मैं, एक चीज और बता देता हूं मैं, एक चीज बस रुक जाओ 2 मिनट और। सीरीज कनेक्शन इन अटवुड मशीन, इस पे क्वेश्चन आया था एक लास्ट ईयर ही आया था, 2019 में आया था ये। इस वजह से मैं बता देता हूं कि क्या है ये। सो नॉर्मल अटवुड मशीन, ये तो सबको जानते ही होंगे कि इसको बोलते हैं हम लोग, ये है तुम्हारा नॉर्मल अटवुड मशीन। एक पुली है, मास M1 M2 है, और इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कि ये अटवुड मशीन है। ठीक है, सो इसमें देखो क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे टेंशन T देखूं, यहाँ पे टेंशन T देखूं, तो यहाँ पे टेंशन 2T लगता है ऊपर वाले पोर्शन में। सो इस T की वैल्यू हम देखते हैं कि इस T की वैल्यू निकल के क्या आती है। सो इसका FBD देखोगे तो यहाँ पे लगेगा M1G, यहाँ पे लगेगा M2G। ये मान लो कि एक्सेलरेट हो रहा है नीचे के डायरेक्शन में और ये जा रहा है ऊपर के डायरेक्शन में। सो इधर वाले के लिए इक्वेशन यूज होगा M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A, और इधर वाले के इक्वेशन यूज होगा T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। अपने को T की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं M1 से और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं M2 से, और दोनों को माइनस कर रहा हूं। सो माइनस करूंगा तो ऊपर वाला टर्म आएगा M1 स्क्वायर G माइनस TM1 माइनस TM2 माइनस, यहाँ पे सॉरी M2 है, ये यहाँ पे ये M2 है। सो ये टर्म जो होगा ये हो जाएगा M1 M2। सो दूसरा वाला टर्म होगा TM2 माइनस M1 M2G इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इन दोनों को एक साथ ले लो और T को उधर भेज दो, तो यहां से मिलेगा TM1 प्लस M2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स M1 M2 इंटू G। इसका मतलब T की वैल्यू यहां से मिलेगी तुमको 2M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू G। सो टेंशन जो है इसमें लग रहा है इसके बराबर 2M1 M2 बाई M1 प्लस M2। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 2T की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा 4M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू G। सो अगर एक अटवुड मशीन है जिसमें टेंशन इतना हो रहा है, तो इसका ये वाला जो पोर्शन है इसमें टेंशन की वैल्यू होगी इतनी 4M1 M2 बाई M1 प्लस M2। ठीक है, ये समझ में आया कैसे निकाला मैंने? नॉर्मल न्यूटन लॉ लगाया मैंने, और न्यूटन लगाने के बाद ये मैंने इक्वेशन निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, उसकी बात करते हैं। इसको हटा रहा हूं मैं। ये जो अटवुड मशीन है, इस अटवुड मशीन को हम लोग इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं M से। M1 M2 और पुली को हम लोग एक सिंगल ब्लॉक से रिप्लेस कर सकते हैं M से, जहां पे M की जो वैल्यू होगी वो होगी 4M1 M2 बाई M1 प्लस M2। अगर M की वैल्यू 4M1 M2 बाई M1 प्लस M2 है, तो क्या यहां पे टेंशन और यहां पे टेंशन, दोनों जगह टेंशन बराबर ही है? देखो यहां पे जो निकल के आया था वो 4M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू G था, यहां पे भी सेम वही टेंशन निकल के आएगा।
इसका मतलब यह है कि इस पूरे सिस्टम को इससे रिप्लेस किया जा सकता है टेंशन की वैल्यू निकालने के लिए। इस पूरे सिस्टम को इस सिस्टम से रिप्लेस किया जा सकता है टी की वैल्यू निकालने के लिए। इस वजह से यह चीज हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो इसी चीज को हम लोग लगा सकते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ अ टूथ मशीन में, जो कि सवाल पूछा था जेई ने 2019 में। जेई में जो सवाल आया था उसमें क्या आया था, इसको हटा रहा हूं मैं। उन्होंने यह सवाल पूछा था कि एक ब्लॉक यहां पे M1 है और इसके साथ एक ब्लॉक ऐसे है M2 और M3। तो उन्होंने सवाल यह पूछा था कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना लगेगा। अगर कुछ ऐसा सिस्टम दे रखा है तो इस सिस्टम में यहां पे टेंशन कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो रिजल्ट अभी भी हमने निकाला था उस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। ये जो सिस्टम है, ये जो पुली सिस्टम है, इस पुली सिस्टम पे हम लोग एक मास m यूज कर सकते हैं, जिस m की वैल्यू होगी 4m2 m3 बाई m2 प्लस m3। सो बेसिकली ये जो सिस्टम है तुमको दिखेगा कुछ इस तरीके से, m1, हाँ सारा फ्रिक्शनलेस है। सो m की वैल्यू जो यहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं वो है 4m2 m3 बाई m2 प्लस m3। एक बार ये सिस्टम तुमको देखने को मिल गया, अब नॉर्मल न्यूटन लॉ लगा करके तुम यहां पे टेंशन निकाल सकते हो। यहां पे टेंशन T, यहां पे mg, इसका एक्सेलरेशन a नीचे, यहां पे T, यहां पे एक्सेलरेशन a इसका। सो सबसे पहला इक्वेशन बनेगा mg माइनस टी इज इक्वल टू ma और दूसरा इक्वेशन बनेगा T इज इक्वल टू m1a। दोनों को यहां पे जोड़ लो, a मिल जाएगा, a को सब्स्टिट्यूट कर लेना, T मिल जाएगा, टेंशन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसको बोला जाता है सीरीज कनेक्शन ऑफ अ टूथ मशीन। एक अटूट मशीन के साथ दूसरा लगा हुआ है। नहीं, टी ही निकालेंगे ना यहां पे, इसमें टेंशन, इसमें टी निकालना है ना ऊपर वाले में। उस वाले में उसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रिप्लेस कर रहे हैं। इसको रिप्लेस करके इस मास से रिप्लेस किया और लगाने के बाद फिर न्यूटन लगा कर सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये सवाल पूछा गया था। इस तरीके के जितने भी सवाल हैं इसको हम लोग बोलते हैं कि इस अटूट मशीन के अंदर एक और अटूट मशीन है। ऐसा ही एक सवाल तुम्हारे अभी प्रैक्टिस पेपर में भी देखने को मिलेगा, इसको सॉल्व करना। सो ये है पूरा थ्योरी इसका। सो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सॉल्व करो, 1 से 8 तक जल्दी से, और इसी को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। ये क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। ये ब्लॉक इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा नॉर्मल, ये इसको प्रेस करेगा नीचे की तरफ, तो नॉर्मल का इधर वाला कंपोनेंट जो है इसको इधर चलाएगा। तो ये x है तो ये नेगेटिव x, इस वजह से ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। सो ये एक्सेलरेट हो रहा है इधर की तरफ, और यहां पे ये जो दो नॉर्मल्स हैं इसके बारे में पूछा जा रहा है कि क्या हो रहा है इन दोनों के साथ। तो ऑब्जर्वर को इसी के ऊपर बैठा दो, तो क्या इसके रिस्पेक्ट में एक स्यूडो फोर्स आएगा इधर, तो यहां पे आएगा स्यूडो फोर्स। और क्या फोर्सेज है यहां पे, एक आएगा यहां पे नॉर्मल और एक आएगा यहां पे नॉर्मल, इसको बोल लो N2 और इसको बोल लो N1, और एक आएगा यहां पे mg। सो ये फोर्सेज होंगे, ठीक है। तो क्या N2 इक्वल टू ma है, सॉरी N2 इक्वल टू ma नहीं है, N2 इक्वल टू ma प्लस N1 का ये वाला कंपोनेंट है, ठीक। इस कार्ट के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक जो होगा रेस्ट पे होगा, तो N2 ma प्लस N1 का ये कंपोनेंट होगा, और N1 का जो इधर वाला कंपोनेंट है वो mg के बराबर होगा। N1 का जो इधर वाला कंपोनेंट है mg के बराबर होगा, जो भी ये कंपोनेंट है N1 इंटू समथिंग इज इक्वल टू mg। तो क्या N1 की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, क्योंकि ना तो mg बदलने वाला है ना तो ये एंगल बदलने वाला है, तो N1 की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। और N2 की वैल्यू में ma आ रहा है, तो a बढ़ेगा तो N2 भी बढ़ेगा, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा।
तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट भी देखना था। अब अगर तुम सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला देखोगे तो तुमको लगेगा कि N1 घटना चाहिए, क्योंकि वो N2 माइनस Ma टाइप कुछ होगा। जैसे यहां से इक्वेशन मिलेगा ना तुमको कि N2 इज इक्वल टू Ma प्लस N1 का ये कंपोनेंट, तो A बढ़ रहा है तो N2 भी बढ़ रहा है, लेकिन N1 के बारे में कैसे कमेंट करेंगे? N1 के बारे में यहां से डायरेक्ट कमेंट नहीं कर पाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट देखना पड़ेगा अपने को। सो वर्टिकल कंपोनेंट से कांस्टेंट हो जाएगा और उधर वाले से ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। सो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक 2F का फोर्स इधर से, एक F का फोर्स इधर से है, और ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहे हैं, ये दिया हुआ है। सो व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स, ये पूछा जा रहा है। तो अगर इधर से 2F और इधर से F है, तो क्या नेट फोर्स इधर F की तरफ आएगा? F, तो क्या इसका एक्सेलरेशन F/2m हो गया इधर की तरफ? A और B दोनों को एक सिस्टम में मान लो, तो F और 2F से नेट फोर्स F मतलब एक्सेलरेशन F/2m। अब किसी भी एक टुकड़े को ले लो, या तो A वाला पार्ट या तो B वाला पार्ट, मान लो मैं A वाला पार्ट ले रहा हूं। सो इधर से फोर्स लग रहा है F, ये इस पे एक नॉर्मल लगाएगा, यहां पे नॉर्मल N, और इसकी एक्सेलरेशन हो रही है इधर A वाले पे जितने फोर्सेज हैं उन सारे फोर्सेज को दिखाओ और उसको एक्सेलरेट करा दो। सो ये एंगल है तुम्हारा 30 डिग्री, तो ये भी एंगल 30 डिग्री, मतलब ये एंगल 60 डिग्री। सो इक्वेशन क्या बनेगा यहां पे इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, n cos 60 माइनस F इज इक्वल टू Ma। इधर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है ना ये, तो नॉर्मल बड़ा होगा ना F से। सो n/2 माइनस F इज इक्वल टू M F/2m। सो n/2 इज इक्वल टू, ये उधर भेज दो, M से M कट गया, 3F/2, 2 से 2 कट गया, करेक्ट आंसर n इज इक्वल टू 3F। ठीक है, अब जब इसका एफबीटी बनाओगे तो 2F को नहीं छेड़ना इसमें, 2F B पे लग रहा है, तो B पे लग रहा है तो B पे ही लगेगा। जो A पे लग रहा है बस उसी फोर्स को देखेंगे, उसके फोर्स का यूज करके एक्सेलरेशन निकालेंगे। इसमें कभी कभी गलती यही हो जाता है कि जब तुम फोर्स लगा दिखाना स्टार्ट करते हो तो 2F वाला भी इस पे दिखा देते हो, 2F वाला नहीं दिखेगा इस पे, जो फोर्स इस पे लग रहा है बस वही फोर्स दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ में यहां पर देखना एक चेंज होगा, ये 2 होगा, ये किया हुआ है 2 ही है ना, तो ये 2 है। सो ये रेस्ट पे है, ये दिया हुआ है और थीटा एंगल पे ऐसे लटका हुआ है, तो यहां पे टेंशन लगेगा T और यहां पे भी टेंशन लगेगा T, टेंजेंशियल। तो क्या T का इधर वाला कंपोनेंट और T का इधर वाला कंपोनेंट W को बैलेंस करेगा? तो ये थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो उधर वाला कंपोनेंट आएगा T साइन थीटा, और इधर वाला भी है, तो 2T साइन थीटा इज इक्वल टू W। सो T इज इक्वल टू W/T साइन थीटा, मतलब W/2 कॉसेक थीटा। सो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सो अपने को थीटा और एम के बीच में रिलेशन चाहिए, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। सो एफबीटी बनाते जाओ इसमें, यहां पे T लग रहा है, यहां पे mg लग रहा है, यहां पे T1, यहां पे T2, यहां पे T3, और यहां पे कैपिटल mg, ये सारे फोर्सेज हैं। सो सबसे पहले T और mg दोनों बराबर होंगे, T और mg दोनों बराबर होंगे। फिर इस पॉइंट को देखो, इस वाले पॉइंट को, ये भी रेस्ट पे ही होगा, बीचों बीच वाला जो पॉइंट है यहां वाला, ये भी रेस्ट पे होगा।
तो T1 का कंपोनेंट और T2 का कंपोनेंट ये बराबर होंगे. So T1 cos 45 is equal to T2 cos 45. So T1 is equal to T2. और T1 और T2 का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो T के बराबर होगा वर्टिकल डायरेक्शन में. सो T1 cos 45 प्लस T2 cos 45 इज इक्वल टू T. साइन या कॉस बराबर है 45 डिग्री है. सो ये हो जाएगा √2T इज इक्वल टू √2T1 इज इक्वल टू mg. सो T1 इज इक्वल टू mg बाई √2. ये इस पॉइंट से आया. उसी तरीके से इस पॉइंट पे भी इक्विलिब्रियम होगा. सो वर्टिकल वाला जो होगा mg के बराबर होगा. सो तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा? T3 sin थीटा इज इक्वल टू mg प्लस T2 का कंपोनेंट ये 45 है तो ये वाला भी 45 है. देखो वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा हूं. सबसे पहले वर्टिकल कंपोनेंट T3 sin थीटा इज इक्वल टू mg प्लस T2 cos 45. और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आएगा हॉरिजॉन्टल T3 cos थीटा इज इक्वल टू T2 sin 45 या cos 45 जो भी बोल लो. दोनों को डिवाइड कर दो. दोनों को इधर डिवाइड करोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू mg प्लस t का वैल्यू यहां से उठा के डालो. तो ये हो गया mg बाई √2 और ये 1 बाई √2 मतलब mg बाई 2 डिवाइडेड बाई T2 sin 45 मतलब ये भी mg बाई 2. इन दोनों को इधर डिवाइड किया इन दोनों को इधर डिवाइड किया. सो जी कट गया हर जगह से और एलसीएम ले लो यहां पे. सो एलसीएम लोगे तो कितना हो गया 2m प्लस m बाई m. अब इसको उधर वो कर लो डिवीजन में डाल दो. तो 2m बाई m प्लस 1 m को जब डिवाइड करोगे तो मतलब करेक्ट आंसर आ जाएगा ए. सो ये क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया. ठीक है. cos थीटा मान लेना दोनों तरफ मास mm लटका हुआ है तो जितना थीटा इसका होगा उतना ही थीटा इसका भी होगा. और cos थीटा का मिनिमम वैल्यू वहां पे डाल देना या मैक्सिमम वैल्यू जो भी आ रहा होगा वहां पे. मतलब वो ट्रिग्नोमेट्री वाला रेंज cos थीटा बिलोंग्स टू 0 to 1 उससे तुम निकल जाए ना ये. चलो ठीक है. 6th हो गया. 7th अभी अभी जो बताया था उसी के ऊपर क्वेश्चन है ये. m2 और m3 को रिप्लेस कर दोगे 4m m2 m3 बाय m2 प्लस m3. ठीक है हो गया ना. ये डायरेक्ट ही था जो बताया था लास्ट में. क्वेश्चन नंबर 8 हाँ 7th 8th हो गया. ये अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा. ये बीटा है तो ये भी एंगल बीटा. तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो एक. तो अगर ये परपेंडिकुलर है इसको मान लो कुछ h तो ये लेंथ कितना है h बाई साइन अल्फा. और ये वाला लेंथ कितना है h बाई साइन बीटा. परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं मैं यहां पे. तो साइन अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन ये. सो ये वाला h अपॉन साइन अल्फा. सो इस पोर्शन की मास कितनी होगी इस वाले पोर्शन की मास l लेंथ का मास m है तो इसका कितना हो जाएगा m1 जो भी है ये m बाई l इंटू h बाई साइन अल्फा. तो इस डायरेक्शन में ये mg का कंपोनेंट कितना आएगा. इस डायरेक्शन में जो ये mg का कंपोनेंट आएगा जो इसको एक्सेलरेट कराएगा वो फोर्स कितना होगा. क्या वो m1g साइन अल्फा ही होगा. इस पोर्शन में m1g फोर्स लग रहा है वर्टिकल तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट कितना होगा m1g साइन अल्फा. इसको डालो इधर
तो क्या ये m बाई एल इंटू एच इंटू जी हो गया, साइन अल्फा और साइन अल्फा कट गया। उसी तरीके से क्या उधर साइन बीटा और साइन बीटा कट जाएगा, उधर m2 उधर फोर्स कितना आएगा इस डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में m बाई एल इंटू एच इंटू जी ही आएगा। तो जब दोनों तरफ फोर्स सेम है तो क्या ये नीचे एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। चलो डिस्कस करते हैं, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। सो देखो ये एक स्ट्रिंग जा रहा है, ये दिख रहा है स्ट्रिंग सबको, इसमें टेंशन T मान लो, तो इस पे कितना टेंशन लगेगा, और यहां और इस पे 2T, ठीक। ये देखो ये T तो इधर 2T, ये T और यहाँ T और यहाँ T तो यहाँ 2T, पुल्ली के ऊपर हमेशा 2T रहेगा, तो पुल्ली के ऊपर हमेशा 2T। तो ये इधर V0 से जा रहा है, इसकी वेलोसिटी मान लो कुछ V, ठीक। तो इस पे वर्क डन और इस पे वर्क डन, इन दोनों का सम 0 के बराबर, तो इस पे वर्क डन कितना होगा 2T इंटू वाई, ये V इधर है तो इधर ही इसका Y होगा, और इस पे वर्क कितना टेंशन है 3T, तो माइनस 3T इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये x इधर है और माइनस 3T जो है इधर है, वर्क निगेटिव होगा इसमें। सो यहां से तुमको रिलेशन मिल जाएगा 2y इज इक्वल टू 3x, मतलब y इज इक्वल टू 3x बाई 2। तो ये जब उनके डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है तो यही उनके वेलोसिटी और उनके एक्सेलरेशन का भी रिलेशन होगा, सेम स्ट्रिंग कांस्टेंट में रिलेशन सेम ही रहता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि v इज इक्वल टू 3v0 बाई 2, तो v इज इक्वल टू 3v0 बाई 2 आ जाएगा। अब सवाल में ये पूछा गया कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए रिलेटिव टू बी, रिलेटिव मोशन निकालना है, तो इसका v0 उल्टा इसमें जुड़ेगा, तो 3v0 माइनस v0 कितना हो जाएगा v0 बाई 2 टुवर्ड्स, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इस वाले में टेंशन T मानो, तो यहां पे 2T, इसमें भी 2T, इसमें भी 2T, इसमें भी 2T, अच्छा सॉरी हाँ सॉरी T बाई 2 होगा, तो T बाई 2 होगा, तो यहां पे भी T बाई 2 होगा। तो ऊपर वर्क कितना है T है और ये वाला स्ट्रिंग है, तो इसमें T बाई 2 है तो सब में T बाई 2 होगा, तो ऊपर का वर्क कितना हो गया माइनस TU माइनस T बाई 2U, माइनस TU और माइनस T बाई 2U, वो ऊपर वाले का वर्क, आदमी का वर्क, और इधर इसका वर्क ये T बाई 2 तो ये हो गया T और ये भी T, तो 2T इंटू V, इस पे यहाँ पे T और इस पे यहाँ पे T, तो 2T इंटू V, और ऊपर वाले के लिए माइनस TU माइनस T बाई 2U इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया ये, इसको उधर भेज दो, 2TV इज इक्वल टू 3TU बाई 2, TT कटा, तो V इज इक्वल टू 3U बाई 4, 3U बाई 4 आंसर हो जाएगा। तुम लोगों ने गलती किया होगा, दोनों में टेंशन T ले लिया होगा, दोनों में अगर सेम टेंशन लोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग यही वाला ऊपर जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अब 11th वाले में जो है ये टेंशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा, क्योंकि पुली भी मूव कर रहा है, तो तुमको इसको बेसिक अप्रोच से सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे ट्रेडिशनल मेथड जो चलते थे उससे। सो ट्रेडिशनल मेथड कैसे सॉल्व करते थे हम स्ट्रिंग कांस्टेंट में, टोटल लेंथ लिखते थे, उसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करते थे और प्रोसीड करते थे।
सो यहाँ पे भी वही सेम काम करेंगे, इस लेंथ को हम मान लेंगे L1, इस लेंथ को मान लेंगे L2। सो L1 प्लस L2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो इस वजह से इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अब L1 डॉट लिखने के लिए हम लोग क्या करते थे, L1 डॉट लिखना है अपने को, तो स्ट्रिंग का जो एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट का यूज करते थे उसको, उसका डॉट लिखने के लिए। सो इस L1 का जो दो एंड्स है, एक एंड यहां पे है और एक एंड यहां पे है, ठीक है। तो ए जो है इधर चल रहा है, इसका इधर वाला कंपोनेंट जो होगा वो इस लेंथ को कम कर रहा होगा। देखो स्पीड, इसकी स्पीड जो है यहां पे कम हो रही होगी, मतलब यहां पे एक साइड का वेलोसिटी आएगा -3.25 कॉस थीटा, और ऊपर वाला जो है वन का कंपोनेंट, वन का जो कंपोनेंट है ये इसको बढ़ा रहा होगा, तो बढ़ा रहा होगा, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल। सो वो बढ़ा रहा होगा, मतलब उसका कंपोनेंट होगा 1 sin थीटा। ये रेट ऑफ लेंथ, और मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ इधर वाले पॉइंट के लिए, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ अपोजिट वाले पॉइंट के लिए, जो उस लाइन पर मतलब कंपोनेंट निकालने पे तुम्हें देखने को मिलेगा। इस वेलोसिटी का जो दूसरा वाला कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, जो ना तो डिस्टेंस बढ़ाएगा ना तो डिस्टेंस घटाएगा, और वैसे ही इस वन का जो इधर वाला कंपोनेंट है वो भी ना तो डिस्टेंस बढ़ाएगा ना तो डिस्टेंस कम करेगा। जो इस लाइन पर होगा वही डिस्टेंस बढ़ा सकता है घटा सकता है। तो जो डिस्टेंस घटाता है उसको निगेटिव लेते हैं, जो डिस्टेंस बढ़ाता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। ये L1 डॉट का काम हो गया। उसी तरीके से L2 डॉट का देखो, L2 डॉट के लिए एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे है, इसका इधर, और ये एंगल 30 डिग्री। सो ये एंगल भी 30 डिग्री। सो 3 का जो इधर वाला कंपोनेंट है, 3 का जो इधर वाला कंपोनेंट, बताओ इस लेंथ को क्या करेगा, खींच के बढ़ाएगा कि कम करेगा? बढ़ाएगा। यहां पे बढ़ाएगा, मतलब ये होगा √3 cos 30, और ऊपर जो 1 का कंपोनेंट है इधर की तरफ, ये भी लेंथ बढ़ा रहा है, लेंथ बढ़ा रहा है, मतलब ये भी 1 sin 30 हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। सो cos 30 और sin 30 की वैल्यू डाल दो यहाँ पे। सो ये हो जाएगा -3.25 cos थीटा प्लस sin थीटा। cos 30 होता है 3/2, मतलब √3/2, √3 इंटू √3 दैट इज 3/2 प्लस 1/2, मतलब 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे sin थीटा और इसको तुम उधर भेज दो, इसको अलग ले आओ। सो ये हो जाएगा 3.25 cos थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस sin थीटा। cos थीटा को आप क्या कर सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा, हाँ अगर cos थीटा से डिवाइड करोगे तो यहाँ sec थीटा भी आएगा ना, तो sec को tan में लिखोगे, वही सेम चीज, मतलब यहाँ से cos से भी निकाल सकते हैं, वही सेम सेम काम करेंगे ना। हाँ खींच रहा है ना, तो लेंथ, हाँ हाँ, तो लेंथ बढ़ेगा ना। ये रस्सी है, इधर वाला इधर खींच रहा है, इधर वाला इधर खींच रहा है, तो ये बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना, बढ़ाएगा वो। अगर ये इधर की तरफ आता तब उसका लेंथ कम होता, तब हम निगेटिव लेते हैं। सो इसको हम लोग √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, और ये हो जाएगा 2 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी 2 प्लस साइन थीटा। अब दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3.25 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे साइन थीटा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा तुम्हें? साइन थीटा का क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, उसका रूट निकालोगे तो वो वैल्यू मिलेगा 3/5, निकाल लेना। 3/5 होगा, मतलब tan थीटा कितना हो जाएगा? 3/4, 3/5 मतलब 0.6 मिलना चाहिए यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू, रूट निकाल लेना, 0.6 मिल जाएगा, ऑप्शन ए तुम्हारा मिल जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ये आगे चले, आगे चले। यार आगे है ही नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 12, सो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया कि एक इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ग्रूव है साइड में। सो ये थीटा है और यहां पे ग्रूव है, एक ग्रूव मतलब जो भी है, होल होल ये जो भी है, और ये 90 डिग्री है। ये लेंथ जो है 4 मीटर का है, ये दिया हुआ है, ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। सो थीटा की वैल्यू दे रखी है, ये 30 डिग्री के बराबर है। अब बोला यह जा रहा है कि एक बॉल को यहां पर रिलीज किया और इस होल से नीचे उतर के इधर की तरफ आया। सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द बॉटम, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो, अगर मान लो ये होल नहीं होता, सिर्फ इंक्लाइन प्लेन होता, तो इंक्लाइन प्लेन होता तो क्या इधर के डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन जी साइन 30 होती, जी साइन 30 होती। वर्टिकल कंपोनेंट के दो टुकड़े, एक along द इंक्लाइन, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। अब along द इंक्लाइन वाले में हम लोग वो कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब ये कि इसका इधर की तरफ अपने को कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ये इसी प्लेन में है, इसी प्लेन के दो टुकड़े हो रहे हैं। जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है, ये तुम्हारा जी है, तो एक कंपोनेंट यहां पे हो रहा है और एक कंपोनेंट यहां पे हो रहा है, तो इसको हम लोग इन दो टुकड़ों में कर रहे हैं, इनका प्लेन नहीं बदल रहा है। यहां पे ये जो जी साइन थीटा का कंपोनेंट है, ये यहां पे और यहां पे नहीं हो रहा है, ये यहीं पे और यहीं पे है। इस वजह से हम इसका कंपोनेंट इधर की तरफ एक और ले सकते हैं, तो उधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा, मतलब इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा जी साइन 30 साइन अल्फा। सेमी प्लेन में है इंक्लाइन प्लेन वाले में, तो उधर कंपोनेंट ये हो गया। अब इसको डिस्टेंस कितना चल रहा है, अगर ये 4 मीटर का है तो ये लेंथ कितना है, कहां 3 दे रखा है, अच्छा 5 मीटर, ठीक है 5 मीटर, मतलब अल्फा के टर्म्स में बताओ ना, अल्फा के टर्म्स में कितना होगा, 4 बाई साइन अल्फा, 4 बाई साइन अल्फा होगा ना, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये होगा ना 4 बाई साइन अल्फा। सो टाइम निकाल, वेलोसिटी निकालना है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s लगा दो। सो वी स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2 जी साइन 30 इंटू साइन अल्फा इंटू 4 बाई साइन अल्फा, अल्फा अल्फा कटा, साइन 32 कटा, क्या आ गया √40, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नहीं 40 दे रखा, एनर्जी कंजर्वेशन भी कर सकते हो अगर इमेजिन कर पा रहे हो उसमें, तब कि कैसे वो कट रहा है, कैसे वो ग्रुप बन रहा है, हाइट उसकी कितनी रहेगी। हाँ तो वो अगर इमेजिन कर सकते हो तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, नहीं तो बाकी प्रोसेस ही है फोर्स से। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, हाइट देख लो कितना हाइट है वो। नेक्स्ट 13 हो गया, टेंशन की वैल्यू निकालनी है, स्यूडो फोर्स लगा दो, कार को रोक दो, तो 13 वाले में स्यूडो फोर्स लगाओगे तो ये कैसा दिखेगा, यहां पे एम ए, यहां पे एम जी, यहां पे टेंशन टी, और ये एक्सेलरेट हो रहा है ए से, क्योंकि इधर ए से खींच रहा है, यही होगा। ये जब इधर का आदमी ए से खींचेगा तो ये इधर ए से ही बढ़ेगा। सो टी माइनस इन दोनों का रिजल्टेंट, दैट इज एम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए। सो टी की वैल्यू आ जाएगी एम ए प्लस अंडर रूट ऑफ एम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। स्यूडो फोर्स का यूज करना था और कुछ भी नहीं यहाँ पे यूज करना था। क्वेश्चन नंबर 14,
सो एक ब्लॉक यहाँ पे है और एक ब्लॉक ये यहाँ पे है, ठीक है। सो बोला जा रहा है कि ये वाला जो है नीचे चल रहा है 9 मीटर पर सेकंड से, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये अपने को पूछा जा रहा है। तो कांटेक्ट क्या यहां पे बन रहा है, तो क्या इसके नॉर्मल डायरेक्शन में दोनों की स्पीड बराबर होनी चाहिए, वेज कांस्टेंट, और इसकी स्पीड जो होगी ऊपर की तरफ ही होगी। सो इस पॉइंट पर देखो और इस पॉइंट पर देखो, एक की स्पीड यहां पे है और एक की स्पीड यहां पे है, तो क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बना, क्योंकि ये तुम्हारा 60 डिग्री है और ये तुम्हारा 30 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना। ये टोटल लेंथ दिया हुआ है 17, तो 17 में से ये वाला पार्ट हटा दोगे 5 मीटर का, इसका रेडियस शायद प्रिंट नहीं हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, मतलब वही मीटर, ये मीटर है और ये मीटर है। सो ये टोटल जो है 19 है, 19 में से ये 5 हटा दो ये वाला रेडियस, तो ये कितना बचा, हाँ 17 है, तो 17 में से ये 5 हटा दो तो कितना बचा 12, और ये टोटल 19 है, 19 में से 10 हटा दो तो ये कितना बचा 9। तो क्या तुमको ये वाला एंगल θ1 और ये वाला एंगल θ2 दोनों मिल गया, राइट एंगल ट्रायंगल है तो θ1 और θ2 दोनों मिल जाएगा। सो 9 cos θ1 शुड बी इक्वल टू, ये यहां चल रहा है, सो इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा v cos θ2, सो 9 cos θ1 हो जाएगा 12 अपन हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 9 बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कटा 9 और 9 कटा, सो v की वैल्यू कितनी आ गई 12 मीटर पर सेकंड, ये तुम्हारा आंसर है। ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, और 9 मीटर पर सेकंड इस लाइन पर है और इसकी v जो है इस लाइन पर है, लेकिन वेज कांस्टेंट जो है यहां पर लग रहा है इस लाइन पर, तो 9 का इधर वाला कंपोनेंट दैट इज 9 cos θ1 शुड बी इक्वल टू v का इधर वाला कंपोनेंट दैट इज v cos θ2, क्योंकि ये यहां पे है, ये वाला एंगल θ2 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो cos θ1 इस राइट एंगल ट्रायंगल से डाल दो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos θ2 इसी राइट एंगल ट्रायंगल से डालो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 9 अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कटना है कट गया, v की वैल्यू आ गई। रेडियस बाई 2 नहीं, रेडियस ही सब्सट्रैक्ट किया है। सत्रह था, 17 में से 5 माइनस किया है रेडियस, ये वाला रेडियस माइनस किया है, और इस वाले लेंथ में ये वाला रेडियस माइनस किया है, तभी तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना। समझ में आया। इस ब्लॉक का एफबीडी देखो, इस ब्लॉक के एफबीडी में क्या क्या आएगा, स्यूडो, ऊपर लिफ्ट एक्सेलरेट हो रहा है तो स्यूडो फोर्स लगा दोगे इस पे, सो एक mg यहां पे, एक ma यहां पे, इसकी वजह से T1 इधर और इसकी वजह से T2 ऊपर, ऊपर लेगा T2, नीचे वाले को कंप्रेस करेगा ये और ऊपर वाले को खींचेगा, तो खींचेगा तो टेंशन 1 ऊपर और T2 नीचे से ऊपर। T2 को अगर तुमने नीचे कर दिया तब गलत हो जाएगा फिर, तो ये ध्यान रखना होगा कि ऊपर वाला एक्सटेंशन में और नीचे वाला कंप्रेशन में है। सो mg प्लस ma इज इक्वल टू T1 प्लस T2, तो T1 कितनी रीडिंग है ऊपर वाले की 90 kg, तो क्या ये 90 g हो गया, और नीचे वाले की रीडिंग कितनी है, तो ये 30 g हो गया। अपने को m निकालना है, mg प्लस ये भी mg लिखा हुआ है, a की वैल्यू 10 ही दी है ना, तो g कट गया हर जगह से, सो 2m इज इक्वल टू 120, m की वैल्यू कितनी हो गई 60। नहीं 90 प्लस 30 लिखेंगे, वही तो समझा रहा था, नीचे वाला कंप्रेशन में है तो उसको ऊपर फोर्स लगाएगा, T1 तो ऊपर वाला लगा रहा है, नीचे वाला कंप्रेशन में है स्प्रिंग, तो ये इस पे किधर फोर्स लगाएगा ऊपर,
रीडिंग है 30 किलो का, तो कितना T2 हो गया? 30 जी। 60 करेक्ट आंसर है। ऊपर की रीडिंग अलग है और नीचे की रीडिंग अलग है ना। ऊपर वाले की रीडिंग कितनी हो गई? 90 किलो रीडिंग है, टेंशन 1, वो T1 हो गया ना उसका रीडिंग, जो उसमें टेंशन लग रहा है या स्प्रिंग फोर्स जो भी लग रहा है। नहीं नहीं, पहले कॉन्सेप्ट समझो कि ऊपर वाला जो है स्प्रिंग फोर्स वो T1 लगा रहा है, तो इस पे भी T1 ही लगेगा ना ऊपर, और नीचे वाला स्प्रिंग फोर्स कंप्रेशन में है तो उस पर T2 लग रहा है। नॉर्मली 60 किलो होना चाहिए था, लेकिन 60 किलो से कम हो रहा है क्योंकि कंप्रेशन में जा रहा है वो, तो नीचे वाला T2 ऊपर लगेगा। इन दोनों को बैलेंस करने वाला ये दोनों फोर्स है, सो करेक्ट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, नीचे से कट किया है, लिखा हुआ है वहां पे फ्रॉम बॉटम साइड, लिखा हुआ है ना कि बॉटम साइड से कट हुआ है, स्प्रिंग इज कट फ्रॉम बॉटम साइड, ये देखो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि नहीं? नहीं लिखा हुआ है तो लिख लो, दूसरा लाइन जो है स्प्रिंग इज कट के बाद, दूसरा लाइन में जो स्प्रिंग इज कट है, व्हेन वन ऑफ द स्प्रिंग इज कट फ्रॉम बॉटम साइड, ऊपर से काटोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर साइड से काटोगे तो स्प्रिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे से काटोगे तभी फर्क पड़ेगा, एक तरफ का केक्स 0 हो जाएगा, तभी जाकर के टेंशन की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ। कर लोगे ना ये? दूसरे वाले में जब नीचे से काटोगे तो एक्सेलरेट हो जाएगा, वो एक्सेलरेट हो जाएगा, T माइनस एम जी इक्वल टू, उस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा फिर। कर लोगे ना ये? 16 नंबर। 17 वाला ट्रॉली है, ट्रॉली इंक्लाइन प्लेन पे है, इस पे भी स्यूडो फोर्स लगा दो। बोला जा रहा है कि ये जो वर्टिकल से है ये अल्फा एंगल पे चल रहा है, तो कितना एंगल पे जाकर के इंक्लाइन होगा, ये थीटा अपने को निकालना है। सो ये एक्सेलरेशन चल रहा है इसका ए नॉट से चल, हाँ ए नॉट से चल रहा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस पे लगने वाले फोर्सेज कौन कौन से होंगे? एक तो इधर होगा एम ए नॉट, और एक होगा एम जी साइन अल्फा, और इधर के डायरेक्शन में एम जी कॉस अल्फा, यही फोर्सेज होंगे। तो क्या थीटा जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये बेस ये, परपेंडिकुलर ये बेस ये, शिफ्ट करके देखो। सो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एम ए नॉट प्लस एम जी साइन अल्फा डिवाइडेड बाई एम जी कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा स्यूडो फोर्स के हेल्प से। समझ में आया? इसमें कंपोनेंट में ब्रेक करके ऐसे देख लोगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। बचे अब इसके इंटीजर क्वेश्चंस, तो इंटीजर क्वेश्चंस इसके करो, टाइम तो हो गया है, और नहीं होगा तो मुझको भेजना। इसके सारे सवाल अच्छे हैं इसमें इंटीजर्स में एज यूजुअल।